तो देखो जैसे आज का जो डिस्कशन एक्चुअली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, दिस इज फॉर द रिवीजन पर्पस। जो हम लोग है ना अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें आपकी 11 में जो पढ़ाई हुई है वो बहुत सारा चीज हो चुका है, तो अब आपको एक रिवीजन का जरूरत भी है। तो पूरा का पूरा जो यहाँ से कुछ हमारे सेक्शन को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो अब इस इवनिंग वाले क्लास का मेन थीम यही होगा कि आपको पुराना चीज रिवाइज कराया जाए। एज यूजुअल जैसे कि आपका ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस बाकी सब चल रहा है वैसे चलते रहेगा, लेकिन ये इवनिंग का जो टाइम होगा इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर से चीजों को दोबारा रिकॉल करेंगे। जो आप पहले से पढ़े थे वो तो चीजें आएंगी ही आएंगी, उसमें कुछ एडिशनल भी होते जाएगा। और इसका मेन थीम होगा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे और चीजों को एक बार फॉर्मूला के हिसाब से आप रिकॉल करें। ओके, तो बहुत सारा चीज है, उन सबको जरा ध्यान रखना है। देखो काइनेमेटिक्स में जो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन चलेगा। सबसे पहला टॉपिक जो तुम्हारे पास है दिस इज पोजीशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि आपको पढ़ाते समय बताया गया था कि कोई भी बॉडी का पोजीशन या मोशन ये हमेशा किसी ना किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन करते हैं। अगर आप एक बॉडी को पकड़े तो कोई एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कोई एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने वाला ऑब्जर्वर या फ्रेम कौन है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? यस जैसे मान लो हमारे पास ये एक एक्स ऑब्जर्वर है जो 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है। ये एक वाई ऑब्जर्वर है जो 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा है। ये एक जेड ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है। अब देखो अगर तुम जेड के रिस्पेक्ट में एक्स के मोशन को बात करोगे तो एक्स मोशन में है, जेड के रिस्पेक्ट में वाई को देखोगे तो मोशन में है, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में दिख रहा है सर, सारा ब्लर आ रहा है सभी को। वीडियो नहीं आ रहा। नहीं सर, आ रहा है क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो वाई के अच्छा नहीं आ रहा सर, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है। y के रिस्पेक्ट में x का मोशन अगर हम लोग देखें तो ये दोनों है तो मोशन में, लेकिन आप इसके रिस्पेक्ट में इसको बोल सकते हैं रेस्ट में। तो कोई एक बॉडी साइमल्टेनियसली, एनी बॉडी कैन बी साइमल्टेनियसली इन रेस्ट, मोशन, एक्सलरेशन, ऑल आर पॉसिबल। ये सब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस, चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल, रेफरेंस फ्रेम बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप बहुत कैरेक्टर पहले से जानते हैं। दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो भी डायरेक्शन आप डिसाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, चेंज इन पोजीशन। बॉडी अगर मान लो जैसे बॉडी मान लो अगर किसी एक पॉइंट P1 पे है और फिर एक पॉइंट P2 पे, तो P1 का पोजीशन वेक्टर R1, P2 का पोजीशन वेक्टर R2। तो P1 से P2 की तरफ जो तुम वेक्टर ड्रॉ करेगा दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आप जब कॉपी पे पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया गया था। बाकी इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दो पॉइंट के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर आप उन पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो उसको आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप लोग अगर चाहेंगे तो डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, दो पॉइंट्स के बीच। ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ो। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, ये तीनों तरह से हो सकता है।
बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप बात करते हैं डिस्टेंस का, सोच के बताइए, डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्टेंस जब भी होगा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस जब भी होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अगला टर्म हम लोग के पास, दैट इज वेलोसिटी। थोड़ा सा आप देख लो, उसके बाद फिर हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन भी लाएंगे। वेलोसिटी इज नथिंग एल्स बट सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी के पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है, किसी भी बॉडी के पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। अब ये जो आपका रेट ऑफ चेंज है ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है। एक होता है इन टाइम इंटरवल में, और दूसरा होता है एट एनी इंस्टेंट। अगर आप किसी बॉडी के पोजीशन का जो चेंज हो रहा है एक इंटरवल में बात करेंगे तो इसको आप कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, which can be equals to displacement by time। ये displacement by time के बराबर होता है, या फिर आप बोलो तो del r by del t। और अगर आप किसी बॉडी के पोजीशन का रेट ऑफ चेंज किसी खास इंस्टेंट पे बात करते हैं तो उसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, which is equals to dr by dt। तो velocity is mainly of two types, one is called average velocity and next is called instantaneous velocity। एक सर्टेन इंटरवल में अगर वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज है, और अगर एक सर्टेन इंस्टेंट पे निकालोगे तो वो इंस्टेंटेनियस है। अब देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आपके पास रखा गया, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, और ये सब आपके सामने मेंशन है। ठीक है, सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस। बात हो चुकी है, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये कहता है पोजीशन ऑफ बॉडी इज फंक्शन ऑफ टाइम as position vector is equals to x square, position vector is equals to t square I cap plus 2t j cap, t square I cap plus 2t j cap। तुमको निकालना है find velocity first t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड, और दूसरा t equals to 3 सेकेंड पे। चलो तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी बनाओ इसको, फटाफट सॉल्व करो। 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स। बना रहे हो? यस। डू इट फास्ट। तो देखो इस क्वेश्चन का थीम क्या है, यहां पे हम इसका सॉल्यूशन ला रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। देख भाई, टोटल डिस्टेंस से पहले तो स्पीड निकाल लो। क्या हम स्पीड में टोटल डिस्टेंस 800 मीटर चलने में उसको 120 सेकंड लगा, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 4 से कट करोगे तो 20/3 आएगा मीटर पर सेकंड। अब जरा सब कोई गौर करो, बी को ध्यान से देखो। बी यहां है,
इधर से गया फिर इधर घूम गया, तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है जो भी आई कैप लिखा जाए, और ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है जो भी के साथ जे कैप लिखा जाए। इज दिस क्लियर? यस। और यहाँ घूमने में उसको लगा है 2 सेकंड, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो सब चीज को उठा के जब आप इस एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे रखिएगा, तो फाइनल वेलोसिटी है भी जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी है भी आई कैप, और उसको लगा है 2 सेकंड। भी के जगह पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो आंसर। समझे क्या? यस। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। आगे देखिए, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में जितना चेंज हुआ अगले 1 सेकंड में फिर से वही चेंज हुआ, फिर अगले 1 सेकंड में उतना ही चेंज हुआ। अगर हर सेकंड होने वाला चेंज इन वेलोसिटी सेम है, तो उसको आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाते हैं। पहले सेकंड में वेलोसिटी का चेंज मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी का चेंज 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जिससे वेलोसिटी का चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होता है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हर सेकंड होने वाले वेलोसिटी का चेंज बदले, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज हुआ, अगले सेकंड में 5 के जगह पे 8 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज हुआ, उसके अगले सेकंड में फिर से वेलोसिटी का चेंज 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो हर सेकंड वेलोसिटी में होने वाला चेंज अगर बदलता है तो उसको आप कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, जनरल बात बोलो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। जब आप वेरिएबल एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो मेन केस में आपको एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम या फिर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन मिलता है। इन सब केसेस एक्सेलरेशन इज फंक्शन टू वेलोसिटी भी मिलता है। ठीक है, कोई एक ऐसा एक्सेलरेशन बताओ जो वेलोसिटी का फंक्शन है या स्पीड का फंक्शन है, बता पाओगे? वेरी गुड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ स्पीड वेलोसिटी v²/r। याद आया? यस। ठीक है। बिफोर दैट सर्कुलर मोशन को छोड़ के बाकी जब तक तुम देखते हो ना, तो मेनली तुमको एक्सेलरेशन या तो टाइम का फंक्शन या पोजीशन का फंक्शन मिलता है, और न्यूमेरिकल वाइज कुछ भी आप दे सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो आगे भी आएगा, लेकिन अभी हम तुमसे पूछ लें, इक्वेशन ऑफ मोशन किस केस में एप्लीकेबल है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एप्लीकेबल है, बाकी केस में है ना एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो वो काम नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़िए। इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल फॉर्मेट आपके सामने रख रहे हैं भाई। वेलोसिटी होता है dx/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv/dx। यहीं से जब इंटीग्रेशन में जाते हो तो पोजीशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, या फिर v डॉट dv का इंटीग्रेशन a डॉट dx। इतना फेमस है, बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लें। मान लो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि देखो भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा v स्क्वायर, then find velocity of body at x equals to 3 मीटर। अल्फा v स्क्वायर है, एक्सेलरेशन इज अल्फा v स्क्वायर, मतलब a इज इक्वल्स टू अल्फा v स्क्वायर है। तुमको बताना वेलोसिटी एट पोजीशन x इक्वल्स टू 3 मीटर।
चलो देखते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा हार्ड है लेकिन हम देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ln v is equal to 3 अल्फा आ रहा है। वेरी गुड, ln लाया ना, बहुत है, हम यही तक चिंता भी कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको वेलोसिटी जो है वो x के टर्म में चाहिए, तो आपको एक्सेलरेशन का दो इक्वेशन बनता है। बार बार ऐसे आपको बताते हैं कि आपको खुद से ये चुनना पड़ता है कि आपको इसमें से कौन सा काम का पड़ेगा। यहाँ पे आप पता कर पा रहे हैं कि ये वाला आपके काम का है, ये वाला यूजफुल नहीं है। यस। तो आप लिखे v इंटू dv बाई dx इज अल्फा v स्क्वायर। क्या ये v से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ? एक भी नीचे ले आओ, dv बाई v इज अल्फा इंटू dx। अब करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो dv बाई v इज अल्फा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ln v आएगा विच इज इक्वल टू अल्फा, dx का इंटीग्रेशन 3 आएगा। तो आप बोल सकते हो ln v इज इक्वल टू 3 अल्फा। ओके, वैसे चलो इतना तक तुम खुद भी कर लिया, कोई स्टूडेंट बना लिया, बहुतों का बन रहा होगा। हम आपको एक चीज और सिखा देते हैं इसमें, हम आपको थोड़ा मैथमेटिक्स ले जा रहे हैं। ln a इक्वल्स टू अगर b रहेगा, समझा, तो इसको तुम e पे पावर b इक्वल्स टू a लिख सकते हो। e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, यस सर। e पे पावर b इक्वल्स टू a लिख सकते हो। तो क्या यहां से हम लोग अगर निकले तो e पे पावर 3 अल्फा इज इक्वल्स टू v लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। यस। ठीक है, ये चीजें ऐसे चलती है। तो आपको कैलकुलस यूज करना है, बस बात यही है मोटा मोटा कि अगर हमारे पास जनरल फॉर्मेट में बात करो तो कैलकुलस ही यूज करना है और वहीं से सारा डिस्कशन होता है। अब जिसका कैलकुलस, हम आपसे अभी थोड़ी देर पहले इसी का बात कर रहे थे, बेसिक्स जिसका स्ट्रांग है फिजिक्स ठीक होगा ही होगा। प्रॉब्लम उनको होती है जिनको अभी अब कैलकुलस नहीं याद है, वेक्टर के समय में वेक्टर याद नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के समय डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं याद है, तो वो बच्चा तो उसी में परेशान है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करें और कैसे हम इसमें वेक्टर लगाएं। वो फिजिक्स तो बाद में सोचेगा। तो आपको हम फिर एक बार दिमाग में रिकॉल करा दें, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स के बगैर आपका फिजिक्स ठीक नहीं होगा। सो उस पर ध्यान दे लीजिए, चीजों को अच्छा कर लीजिए, अगर भूल गए हैं तो याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s एंड sn इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अच्छा, व्हाट इज दिस फिफ्थ इक्वेशन स्टैंड्स फॉर? आप ये फिफ्थ इक्वेशन पढ़ पा रहे हो, x इक्वल्स टू x नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज दिस फिफ्थ इक्वेशन स्टैंड्स फॉर? बोलो बोलो। सर ये उस समय डिस्टेंस निकालेगा सर जब एक बॉडी ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका हो x नॉट। वेरी गुड,
चेंज इन डिस्टेंस। मान लीजिए कोई बॉडी 0 टाइम पे ही थोड़ा आगे खड़ा है x नॉट पे, ये है टाइम 0, और उसके बाद उसके पास वेलोसिटी u है, उसका एक्सेलरेशन a है, तो थोड़ी देर के बाद वो जो नए पोजीशन x इक्वल्स टू x पे पहुंचा t इक्वल्स टू t टाइम में, वो इक्वेशन यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू x नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो x नॉट का लॉजिक ये कहता है कि भाई 0 टाइम पे ही थोड़ा सा आगे है, ओरिजिन पे नहीं है, जबकि इसमें भी यही चीज है, लेकिन वहां पे 0 टाइम पे वो कहां खड़ा है, ओरिजिन पे खड़ा है। क्लियर है? यस। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अलग अलग केस है, सब न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी s1 डिस्टेंस कवर करता है v1 से, s2 कवर करता है v2 से, तो उसका एवरेज स्पीड आप याद कीजिएगा, आपकी कॉपी पे पूरा बना के दिखाया गया, याद आया आपको? यस सर। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को भी अगर चाहेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। s1 प्लस s2 ये ऊपर वाला पूरा डिस्टेंस दे दिया, और नीचे s1 बाई v1 ये t1 है, s2 बाई v2 ये t2 है, तो नीचे पूरा टाइम। आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे स्पेशल केसेस, ये तो जनरल हो गया। अगर कोई बॉडी पहला हाफ डिस्टेंस v1 से कवर करता है, पहला आधा डिस्टेंस v1 से कवर किया, और अगला आधा डिस्टेंस v2 से कवर करता है, आप कॉपी देखिएगा, आपको ऑलरेडी बनवा दिया गया था। क्या आपको याद है? एवरेज वेलोसिटी होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यस। आगे देखो, अ बॉडी ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर टाइम t1। शुरुआत का टाइम t1 के लिए v1 से चला, फिर उसके बाद t2 के लिए v2 से चला, तो एवरेज स्पीड क्या है भाई? ऊपर डिस्टेंस लिखना है पूरा, ऊपर पूरा डिस्टेंस लिखना है, नीचे पूरा टाइम लिखना है। तो v1 t1 इज द फर्स्ट डिस्टेंस, v2 t2 इज द सेकेंड डिस्टेंस, दोनों को जोड़ दिए, और नीचे t1 प्लस t2, दिस इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब आगे, अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 1/3 1/3 1/3 v1, नेक्स्ट 1/3 v2, नेक्स्ट 1/3 v3। तो वैसे केस में एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो पूरा डिस्टेंस ले लो और पूरे टाइम से डिवाइड कर दो। हम आपको बता देते हैं, आप पूरे डिस्टेंस को 3 हिस्से d में बदल दें, और नीचे d कवर करने में जो टाइम लगा वो d बाई v1 है, अगला d कवर करने में जो टाइम लगा वो d बाई v2 है, और अगला है d बाई v3। सॉल्व करोगे यही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। If a body moves from one point A to another point B with speed v1 and return back from B to A with speed v2, then average velocity is 0। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन एवरेज स्पीड तो हम लोग निकाले थे ना अभी थोड़ी देर पहले। D से गया, D वापस आया, V से गया, 2B वापस आया, अभी 2 मिनट पहले आपका क्वेश्चन हुआ है। कहां गया? हाँ यही तो है, ऊपर वाला। यस। ठीक, और आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें। आज ये ग्राफ पे, ग्राफ का डिस्कशन, ग्राफ पे आइए, क्वेश्चन भी करते चलिए, थ्योरी भी पढ़ते चलिए, न्यूमेरिकल भी होते जाए, थ्योरी भी आपके सामने आते जाए। ग्राफ में आप बहुत कुछ पढ़े हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बताओ जी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आगे देखो, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉइंट के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला अगर कोई कॉर्ड है, उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा बताएगा एवरेज वेलोसिटी।
टेंजेंट का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और 2 पॉइंट के बीच का जो कॉर्ड है उसके बीच का जो वेलोसिटी निकालो, मतलब स्लोप निकालोगे वो एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह अच्छा देखिए एक एक पॉइंट आपके पास है, फिर से देखिए टेंजेंट आया, टेंजेंट टेंजेंट किस पे, VT ग्राफ पे स्लोप निकाल रहे हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और फिर एक कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। और फिर अगर तुम है ना कॉर्ड ले लोगे, कॉर्ड ले लोगे और कॉर्ड का स्लोप निकालोगे VT टाइम ग्राफ में तो ये एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कैन यू से दैट व्हाट इज change in velocity? Area under acceleration time graph will be equals to change in velocity. And what about area under speed time graph? Distance covered, distance covered, ठीक है, distance covered, area under velocity time graph बताओ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, थोड़ा आपको रोक ले, समझा दें, सुनला ध्यान से। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का जब आप एरिया निकालते हैं तो वो डिस्टेंस देता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जब तुम एरिया निकालते हो, अगर वेलोसिटी उसमें निगेटिव नहीं गया है, सुनना बहुत ध्यान से, अगर वेलोसिटी उसमें निगेटिव नहीं गया है कभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। लेकिन अगर उस दौरान वेलोसिटी निगेटिव भी हुआ है, मतलब ईस्ट जा रहे थे फिर वेस्ट में आ रहे हैं, और दूसरा केवल ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, अगर हमारा वेलोसिटी निगेटिव भी हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। क्या आपको याद है? yes. अगर टोटल एरिया हम लोग निकालते हैं पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया जोड़ के तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। और अगर पॉजिटिव एरिया में से निगेटिव वाले एरिया को हटा दे, सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो वो सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, हर चीज को अभी इन्वॉल्व कराना मुश्किल है, उतना समय नहीं। अब यहाँ पे एक एक लाइन समझो थ्योरी वाइज। जैसे क्वेश्चन देखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन क्या आता है ना कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप एक एक लाइन पढ़िए और कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए दिमाग में, कहीं नहीं समझ में आए बोलिएगा। देखिए, the displacement time graph cannot take sharp turn because it gives two different velocities at the point. बहुत इंटरेस्टिंग। आप जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आप उसको सडनली कहीं से चेंज ना करें। बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते सर? कारण क्या है? इस पॉइंट पे दो दो स्लोप होगा, इधर से जाओगे तो एक स्लोप होगा, इधर से आओगे तो एक स्लोप होगा। बोलो सही है? यस यस सर। तो इसका मतलब है कि उस एक सिंगल पॉइंट पे दो दो वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है। यस सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? नो। इसलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई शार्प टर्न मौजूद नहीं होता। तो सर फिर हम लोग जो इतना बनाते थे, देखिए भाई, हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग ये मान के बनाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है। ओके यस। अब देखिए, आप एक बॉल को ऊपर से गिराइए, जमीन से टकराएगा, ऊपर आएगा। टक्कर होने के पहले उसका वेलोसिटी नेगेटिव था, टक्कर होने के बाद तुरंत वेलोसिटी ऊपर हो गया। बोलने के लिए तुरंत वर्ड है, लेकिन तुरंत तो नहीं होता है ना, इट टेक्स सम टाइम ना, भले 0.1 सेकेंड बट टेक्स सम टाइम ना। यस सर, यस सर। दैट्स व्हाई
एकदम साफ टर्न नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वहां पे इंटरवल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ये लाइन समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। अगला सुनो, displacement time graph cannot be symmetric about time axis because at an instant a particle cannot have two different displacement but the graph may be symmetric about the displacement axis। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है ये वाला ग्राफ हो सकता है, लेकिन ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। बोलो क्यों? सर एक टाइम पे दो जगह कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वेरी गुड, एक टाइम पे दो जगह कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या आपको समझ में आया? यस सर, यस सर। तो लंबा चौड़ा कहानी का मीनिंग समझते जाना। अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग कर्व फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर आपके पास कोई आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाइएगा तो ये हमेशा ऊपर 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 जो भी जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे नहीं ला सकते हो, नीचे नहीं ला सकते हो। ओके, नीचे नहीं ला सकते हो। जब भी जाएगा किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस या तो कांस्टेंट होता है या इंक्रीज करता हो, निगेटिव तो आता नहीं। समझ में आया? यस सर। अगला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डज नॉट शोज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। आप अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए, मान लीजिए इधर डिस्प्लेसमेंट और या टाइम, बोलेंगे सर देखिए मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनाए आप बोलेंगे क्या कि पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है? नो नहीं, ये ग्राफ है, ये पार्टिकल का पाथ नहीं है। नहीं समझा लग रहा है? समझ गए सर। बाकी सब कोई? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनाते हो वो ग्राफ है जो बताता है कि डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ वेरिएशन कैसा कैसा हो रहा है। वो ये नहीं बताता कि पार्टिकल यहां 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 है, वो ये नहीं बताता। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। एप्लीकेशन, particle is moving with uniform acceleration and have velocity va and vb, then the velocity of the particle midway on the line ab is। आप चाहोगे तो डायरेक्ट इसको निकाल। क्या बोला सर? यहां बोला क्या सर? हमको समझ में ही नहीं आया सर, बोला क्या? देखो, यहां से एक मोशन स्टार्ट हुआ और बॉडी चला गया, कहां तक गया? ए से चला, कहां से? इफ अ पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैव वेलोसिटी दिस, यहां से स्टार्ट हुआ मोशन, ए तक पहुंचा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसका वेलोसिटी है va, और फिर उसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से b तक पहुंचा, उसका वेलोसिटी है vb। तो पूछा मिडवे, पार्टिकल मिडवे ऑन द लाइन ab इज, इसके बीच में उसका वेलोसिटी कितना होगा? उसके बीच में इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो याद रखना उसका वेलोसिटी होगा रूट अंडर दिस va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर बाय 2। डायरेक्टली यू कैन यूज दैट। ये सब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट आंसर दिलाएगा, इसीलिए इसको सेलेक्ट कर करके आपके सामने रखा जा रहा है, आप डायरेक्ट याद करें। ठीक है, अगला सुनो, if a body starts from rest with acceleration alpha and then retard to rest with an acceleration beta such that the total time of journey is t, then क्या आप पहले इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं? VT ग्राफ है, जीरो से लेके मैक्सिमम हुआ, शुरुआत में एक्सेलरेटेड था, उसके बाद डिसेलरेट करके है ना फिर जीरो हो गया। एक्सेलरेशन ग्राफ का, एक्सेलरेटेड ग्राफ का कोई स्लोप बता सकता है क्या है? क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। कोई बता सकता है एक्सेलरेटेड पार्ट वाले का VT ग्राफ का स्लोप कितना है? बोलो अल्फा, बोलो अल्फा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है अल्फा। ओके, यस। और डिसेलरेटेड पोर्शन जो है, डिसेलरेटेड पोर्शन जो है उसका एक्सेलरेशन, उसका रिटार्डेशन है बीटा।
तो याद रखना इसका स्लोप है बीटा। हम आपको कुछ दिखाते हैं, ये जो आपको यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है ना, उसका tan थीटा 1 होगा अल्फा के बराबर, और जो यहाँ थीटा 2 तुमको दिखाई दे रहा है उसका tan थीटा 2 होगा बीटा के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब ये सब डाटा याद करो। मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया ये वाला तुम्हारा। लेंथ ऑफ द जर्नी ये वाला हो गया, डायरेक्टली याद कर लो, बहुत समय तुम्हारा बच जाएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रिप ये रहा आपके पास। आप अगर इन सब डाटा को याद रखेंगे, काइनेमेटिक्स में जो आप 5 मिनट में क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आपको ये याद होने लगे तो आप देख देख के आंसर टिक कीजिएगा, बशर्ते आप याद कर लें। 2 तरीके का काम होगा आगे चल के, अब स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट होगा। एक स्टूडेंट है जो स्कूल के कोर्स के हिसाब से पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसका प्लान वही है। दूसरा स्टूडेंट होगा जो स्कूल के साथ साथ कंपटीशन को भी लेके चल रहा है। वैसा कोई भी विद्यार्थी जो साथ में है ना, चाहते हैं कि कोई अच्छा कंपटीशन में बढ़िया जगह है ना, एक स्थान पक्का हो जाए, उनको इन सब डाटा सबको दिमाग में रखना होगा और कंटिन्यूअसली इसको वॉच करते रहना होगा। 2 दिन 5 दिन 10 दिन में एक बार रिवीजन, 2 दिन 5 दिन 10 दिन में एक बार रिवीजन। तुमको बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा ना दिमाग अपने खोज लेगा, फटाक से टिक। समझ में आया? यस। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें आपको बहुत सारा चीज बताने का जरूरत नहीं है, तो आप पढ़े हैं। जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप पहले से पढ़ रखे हैं, आप उसको यूज करते हैं। बस एक्सेलरेशन के जगह पे आप g का वैल्यू यूज करते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड इज द एक्यूरेट वैल्यू, बट हम लोग फॉर कन्वीनियंट हम लोग अगर g का वैल्यू 10 लेके चले, न्यूमेरिकल ज्यादा इजी बनता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और न्यूमेरिकल के डाटा पे डिपेंड करता है कि g कब हम लोग को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और कब हम लोग को 10 लेके सॉल्व करना है। मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अभी यहाँ पे आपके पास कुछ है ना चीजें रखा गया। A particle is projected from ground with velocity u in vertically upward direction। देखिए यहां से एक बॉडी को आप u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके हैं, ऑब्वियसली ये मोशन होता है, आप कॉपी पे देखिएगा आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग a कह दें, मान लो इस पॉइंट को हम लोग b कह दें, और फिर यहाँ पे वापस आ गया a कह सकते हैं, c कह सकते हैं, जो a ही है। टाइम ऑफ एसेंट जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट आने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 होता है, जो u बाई 8 आता है। u बाई 8 नहीं बोलो, u बाई g बोलो, u बाई g होता है, समझ गए? u बाई g होता है हम लोगों का वैल्यू। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जरा देख लेना, हम आपको समझा देते हैं। क्या मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा? बोलो बोलो। यस। क्या नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन g के बराबर है? तो अगर आप v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज करते हो, देखो तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस gt। अच्छा यहाँ माइनस साइन क्यों लगा? सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। वेरी गुड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये u बाई g आएगा। यस सर। मतलब नीचे से ऊपर जाने में समय लगेगा u बाई जी, और ऊपर से नीचे आने में भी समय लगेगा u बाई जी। अगर हम तुमसे इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले तो क्या वो 2u बाई जी होगा? यस सर। यस। जाने में u बाई जी, आने में u बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट जो रीच किया वो u स्क्वायर बाई 2g। एकदम सिंपल फॉर्मूला सब है, सीधा कैसे बना सर? कैसे बना? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh।
यहाँ पे भी 0 पुट किया, u स्क्वायर माइनस 2gh, देखो तो h सॉल्व करके आ रहा है u स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट। स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, अगर आप इसको फेंके हैं भी u से, तो जब ये जमीन को हिट करेगा तो उस समय भी इसका स्पीड u ही होगा। अगर फेंके हैं u से तो जमीन को जब हिट करेगा तो उसका स्पीड u ही होगा। अब जरा एक चीज पूछ ले आपसे, ठीक है, सोच के बताइएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस रहता, हम लोग तो ये सब उस समय बनाते हैं जब ये मान के चलते कि एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो क्या फेंकने का स्पीड और टकराने का स्पीड सेम होता? नो सर, कौन कम होता? कौन कम होता? सर फाइनल वाला कम होता है। वेरी गुड वेरी गुड, फाइनल वाला कम होगा, फाइनल वाला कम होगा। ग्राफ आप देख ही रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है माइनस जी के बराबर, और बीटी ग्राफ इस तरीके से है, लगातार कांस्टेंट स्लोप नेगेटिव स्लोप कांस्टेंट स्लोप। फेंकते समय यू है, मैक्सिमम हाइट पे 0 है, और फिर नीचे जाके माइनस यू है। ये फेंकते समय यहाँ मतलब फेंकने वाला पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वापस से ए पॉइंट है। समझ में आया क्या? यस सर। आइए यहाँ पर स्पीड सोचिए, फेंकते समय स्पीड यू था, फेंकते समय स्पीड यू था, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो गया, और फिर नीचे बढ़ा, फर्क क्या पड़ता है, स्पीड है, फिर से ऊपर ही जाएगा, करेक्ट ना? निगेटिव तो होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिक, और डिस्टेंस बोलो तो यहां से यहां तक ठीक है भाई, लेकिन उसके बाद इसको नीचे नहीं आना है, निगेटिव नहीं होगा, उसकी जगह ये बढ़ेगा। आप लोग कॉपी पे देखिएगा, सब बना हुआ है एक एक करके, याद आ रहा है? यस सर, मिरर इमेज हो जाता है। मिरर इमेज हो जाता है, वेरी गुड, मिरर इमेज हो जाता है। आगे देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन कंप्लीट जर्नी इज इक्वल्स टू 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0। फेंके हैं वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन कंप्लीट जर्नी इज u स्क्वायर बाय g, गया था u स्क्वायर बाय 2g, आया है u स्क्वायर बाय 2g, दोनों को जोड़ देंगे u स्क्वायर बाय g। एवरेज स्पीड अगर निकालोगे तो u बाय 2 आएगा, जो डिस्टेंस आया है उसको टाइम से डिवाइड कर लो, जो डिस्टेंस आया है उसको टाइम से डिवाइड कर लो। याद रखना पूरा टाइम लगा था तुम्हारा 2u बाय g, और जो डिस्टेंस आया वो u स्क्वायर बाय g, जैसे ही डिस्टेंस में तुम u 2u बाय g, यही आएगा u बाय 2। A body is thrown upward such that it takes t second to reach its maximum height. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, सुनना। ऐसे बॉडी को फेंका गया, ऐसे बॉडी को फेंका गया कि उसको मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में फेंकने वाला टाइम 0 है, उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने में t टाइम लग गया, फिर वापस। तो देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड, लास्ट वाला t सेकेंड इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 1 सेकेंड। जो शुरुआत का टीथ सेकेंड है वो t प्लस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके बराबर होगा। सर जैसे मान ले कोई बॉडी को आप 40 मीटर पर सेकेंड से फेंके, तो कोई बता देगा 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड, वेरी गुड। तो लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 1 सेकेंड। फोर्थ सेकेंड में जो ट्रेवल किया डिस्टेंस वो 4 प्लस 1 फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके बराबर होगा। तो ये सर क्या बोल दिया सर, नहीं समझे सर? देख भाई, चौथा सेकेंड का मतलब हुआ यहां से यहां, करेक्ट है? यस सर। तो फिर पांचवा सेकेंड का मतलब यहां से यहां हुआ ना? ये वाला है टीथ सेकेंड और ये वाला है t प्लस 1 सेकेंड, क्या दोनों बराबर होगा? अब सर यस। अरे तो अबे का बात है, बात समझा? अगला सर इससे पहले नहीं समझ आया था ना। अगला देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ
t माइनस 1 सेकेंड मतलब ये होगा। यस सर। उधर सोच लिया। हाँ सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t प्लस 2 सेकेंड, ये होगा। यस सर। एंड सो ऑन, नीचे भी लिखा हुआ उसी तरह, ठीक है। तो खाली वही नहीं मिलेगा जो आप पहले पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, ऐसे ही तो ऐड होते जाता है ना चीजें। आ जाओ इस पे, कुछ एक दो और स्लाइड देखेंगे आज। ज्यादा ओवरडे जो होके कुछ फायदा नहीं है, काम भर होता है, ठीक है। A body is projected upward from certain height h initially. मान लो कहीं पहले ही से h हाइट पे खड़ा था और वहां से ऊपर फेंका गया। Its speed when it acquire the same level is u. अरे भाई यहां से यहां पहुंचेगा तो सेम ही लेवल में आएगा, तो स्पीड u रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी तुम समझ सकते हो क्या? बोलो सही है? यस यस। इट्स स्पीड एट द ग्राउंड लेवल पे अगर बात करोगे तो u स्क्वायर, देखो ये सीधा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v का वैल्यू ये, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन सेम लेवल तक आने में, अरे भाई सेम लेवल मतलब क्या, जो अभी पढ़ाई किया वही ना, यहां से यहां 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई यहां से चल के जमीन तक पहुंचना है। ये रहा तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, वहां से वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, काहे इतना याद करेगा, ठीक है। अब ये जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। क्या बोले? इतना तुम लोग घर में पढ़ने, तो जरा देखना इसके बाद कुछ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लिखा है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट। जब आपका बॉडी फ्री फॉल करता है तो जो डिस्टेंस इंक्रीज करता है वो हमेशा इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता है। हाँ, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट g ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड ऑफ फॉल। क्या लिखा है इसका मतलब? देखो मान लीजिए आप किसी बॉडी को t इक्वल्स टू 0 से गिराएं, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, वो पहुंचा यहां तक। देखो इस बार तुम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा दो। u तो 0 है, u अगर 0 है तो s सीधा हाफ gt स्क्वायर लिख दे। अब देखना, एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो g/2 हुआ, फिर 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो g/2 इंटू 4 हुआ, फिर 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो g/2 इंटू 9 हुआ। क्या बोलते हो, सही है? यस। वैल्यू देखना, यहां से यहां तक ये s1 है, यहां से यहां तक ये s2 है, और यहां से यहां तक ये s3 एंड सो ऑन। तो अगर तुम पैरामीटर्स पे गौर करो तो ये वाला g/2 है, g/2 क्या बोल सकते हैं, 4.9। अगला वाला देखो, पूरा देखना, 4.9 का 4 टाइम्स है, तो ये वाला 4.9 का 3 टाइम्स होगा यहां से यहां तक। यस। 4.9 का 3 टाइम्स। हम बता देते हैं, अगला वाला हम लोग का आएगा 4.9 का 5 टाइम्स। अरे बोलो। यस। ये वाला देख रहा, 4.9 का 9 टाइम्स है, तो इन दोनों के बीच में गैप तो 3 टाइम्स ही है ना, सॉरी 5 टाइम्स है ना। यस। ऊपर आ जाओ, देखो ये 4.9 मीटर पहला सेकंड का था, 14.7 मीटर ये दूसरे सेकंड का था, 24.5 मीटर ये तीसरे सेकंड का था। इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे, अगर चौथा सेकंड लोगे तो चलो 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 बताओ कितना आने वाला है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स आने वाला है। ऊपर वाला लाइन पढ़िए, नीचे मिलाइए, नहीं समझ में आएगा फिर बोलिए।
ड्यूरिंग फ्री फॉल डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, दैट इज g ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेकेंड्स ऑफ फॉल। डिस्टेंस इक्वल अमाउंट से बढ़ता है, ठीक है। 4.9 मीटर, 14.7 मीटर, 24.5 मीटर आर द डिस्टेंस traveled during first, second and third second। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेकेंड में जो हमारा डिस्टेंस कवर होता है वो हमारा इतना 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 रहता है। समझ में आ रहा है सबको? यस। From the top of a tower, a body is projected upward with a certain speed. Second body is thrown downward with a certain speed, and third body is let to free drop, 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 drop. तो जो थर्ड टाइम लगेगा वो रूट अंडर T1 प्लस T2 होगा। T1 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड, T2 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड एंड T3 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी ड्रॉप। कहने का मतलब ये देखो, यहां से एक बॉडी को तुम ऊपर फेंके हो U से, ये पहले ऊपर जाएगा बाद में नीचे आएगा, इसको समय लगा है T1। फिर एक बॉडी को तुम U से नीचे फेंक दिए, वो सीधा सीधा नीचे चला जाएगा, इसको टाइम लगा है T2। और फिर एक बॉडी को तुम ड्रॉप किए, उसको जमीन तक पहुंचने में समय लगेगा T3। तो जो T3 है वो रूट अंडर T1 प्लस T1 डॉट T2 के बराबर है। इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमको बताना, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, तीनों केस में बॉडी जब नीचे वाले ग्राउंड को हिट कर रहा है तो जो ग्राउंड को हिट करने का स्पीड है या वेलोसिटी, स्पीड ही बोलो, किस केस में ज्यादा है, किस केस में कम है, किस केस में बराबर है? सर फर्स्ट और सेकंड में U है और थर्ड में ज्यादा है। जमीन को हिट करते समय मान लो वेलोसिटी हम यहाँ का v1 दिखा दें, यहाँ का हम जमीन को हिट करते समय वेलोसिटी v2 और यहाँ का v3 दिखा दें, सोच के बताओ v1, v2 और v3 में क्या मतलब रिलेशन छोड़ो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? सर v2 सबसे ज्यादा होगा। फंस गए जी रोहित बाबू, v1 और v2 बराबर होगा और इन दोनों से छोटा होगा v3 का। चलिए हम आपको कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 2gh आएगा, u स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2gh। देखो ना, देखो ना, देखो 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 देखो, u से फेंके v से टकराया। यस सर। सीधा भी फेंक देगा, ऐसे भी फेंक देगा तो भी यही आएगा। चलिए इसको मारिए गोली, बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलिएगा रोहित जी। यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलोगे? यस सर। जब ये जाके ग्राउंड को हिट किया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो बोलेगे काइनेटिक एनर्जी ही सारा है। यस सर। यहां से फेंकते समय देखो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलोगे? यस सर। और फिर जमीन को हिट किया तो फिर बोलोगे पूरा एनर्जी काइनेटिक। यस सर। तो दोनों केस में स्पीड सेम होगा। इस पे प्रोजेक्टाइल में भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनना बहुत ध्यान से। ये जमीन है भाई, अच्छा दिखाई दे रहा है येलो? यस सर। एक आदमी है, ये आदमी के हाथ में बॉल है, ये बॉल को सेम स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहा है, सब सेम स्पीड से फेंक रहा है। तो जब ये बॉल जमीन को छुएगा तो जितना भी बॉल्स फेंका है रैंडमली, इधर उधर 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 करके फेंक दिया, सबसे ज्यादा स्पीड से कौन सा बॉल जमीन को हिट करेगा? सर सबका सेमी वेलोसिटी होगा। सबका सेमी वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी मत बोलो, सबका स्पीड सेम होगा। ओके, डायरेक्शन बदल सकता है। यस सर। समझे जी? ये सब क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से, सो बी केयरफुल थोड़ा।
आगे है, इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h ऑन अ सैंडी सरफेस, बालू है, इट बरीज इनटू सैंड अप टू अ डेप्थ x में घुस के रुक गया, the retardation with which body travel in the sand is that retardation will be equals to gh by x, gh by x। सर कैसे, सर नहीं समझ में आया। आप इस बॉल को h हाइट से ऊपर से छोड़े, तो जब वो यहां आया, g से आ रहा था एक्सेलरेशन, तो उसके पास वेलोसिटी है √2gh। उसके बाद वो सैंड में इंटर किया और x ट्रेवल करके रुक गया, तो यहां पे जो सैंड का उसका रिटार्डेशन है पीछे की तरफ, अगर आप इसको निकालिएगा ये वैल्यू आएगा a इज इक्वल्स टू gh by x। समझ में आया क्या हुआ? यस, डायरेक्टली याद कर लेना, बहुत न्यूमेरिकल्स मिलता है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़ा पढ़ाई सबका। u and v are velocity of particle at t1 and t2 which is moving with uniform acceleration, then the average velocity of the particle during time t2 minus t1 is this। जैसे यहां से एक बॉडी चल रहा है, जीरो टाइम पे आगे की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन है, जब वो t1 टाइम पे पहुंचा तो उसका वेलोसिटी u था, और जब वो t2 टाइम के बाद बात किया तो उसका वेलोसिटी v है। तो ये जो यहां से यहां तक का टाइम गैप है t2 माइनस t1, इस टाइम गैप में जो उसके वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू है वो आपके सामने u प्लस v बाई 2। t1 से t2 तक का जो एवरेज वेलोसिटी कोई पूछे तुमसे, तो देन यू कैन फाइंड दैट u प्लस v बाई 2। ओके, ये वाला तो मन नहीं कर रहा बताने का, लेकिन देखते हैं तुमको याद है। For a body starting from rest and moving with uniform acceleration, the ratio of distance covered in first, second, third, etc. is 1 square, 2 square, 3 square, etc. क्या ये लाइन समझ में आया? हाँ सर। सीधा है भाई, s is equals to ut plus half at square। अब अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 है, तो सीधा बोलो हाफ एटी स्क्वायर, तो s1 प्रोपोर्शनल 1 स्क्वायर, s2 प्रोपोर्शनल 2 स्क्वायर, s3 प्रोपोर्शनल 3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, आगे उसके बाद a body starting from rest and moving with uniform acceleration has distance covered by it in first, second and third second r is the ratio 1:3:5। अच्छा देखो, यहां से देखो, यहां ऑलरेडी बता चुके फिर भी बता रहे। जीरो टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहां से यहां 1 का स्क्वायर, यहां से यहां 2 का स्क्वायर, यहां से यहां 3 का स्क्वायर, तो क्या ये वाला मेरा 4 में से 1 गया, 3 बचा, और ये वाला मेरा 5 बचा। यस सर। तो यही सब चीज आपके पास है, और ये नंबर्स जो है वो बहुत खास है, सो बी केयरफुल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में ये काम आने वाला है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, वर्ड है, in the absence of air resistance the velocity of projection is equals to velocity with which body strikes the ground। ये बात अभी हम 2 मिनट पहले कर रहे थे। U से फेंके हो, जाएगा ऊपर, आके टकराएगा U से, अगर एयर नहीं है तो U से फेंके हो, जाएगा और फिर आके टकराएगा U से। लेकिन अगर एयर है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस लेके अगर आपको चलना है, तो एयर रेजिस्टेंस के केस में जो टाइम ऑफ एसेंट है वो कम होता है टाइम ऑफ डिसेंट से। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट।
time of ascent is less than time of descent for a body projected vertically upward. ऊपर जाने का देखो, एयर रेजिस्टेंस के बगैर बात करोगे विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर आप बात करोगे तो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों बराबर है, T1 इज इक्वल्स टू T2। लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस के साथ बात करोगे तो जो एसेंट का टाइम है और जो डिसेंट का टाइम है उसमें एसेंट का टाइम इज लेस देन टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट में कम समय लगेगा, डिसेंट में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, एसेंट में कम समय लगेगा, डिसेंट में ज्यादा समय लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? सर ये लास्ट वाला नहीं समझ आया सर, अभी वाला। गुड गुड गुड, वेरी गुड, कोई बात। अच्छा, दोनों केस में स्पीड तो u है ना ऊपर? यस सर। ठीक, चलो हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों केस में भी तो 0 होगा ना? यस सर। तो क्या हम लोग v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लिखते हैं? यस सर। ये 0, तो क्या हमारे पास t इज इक्वल्स टू u बाई a आया? हम अभी यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब जरा ये बताना, जब मेरा बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन g प्लस r दोनों होगा, बोलो सही है? यस। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? ऊपर। तो क्या नीचे वाला एक्सेलरेशन g माइनस r होगा? यस। अब इस केस में एक्सेलरेशन बढ़ गया तो टाइम घटेगा? यस। नहीं समझा? समझ गया सर इस बार। और डिसेंट में एक्सेलरेशन घट गया तो टाइम बढ़ेगा? यस। क्लियर है जी सबका? यस सर। लिखा है फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम वेयर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत बार कर लिया, यहां से यहां फेंके हैं तो चाहे ये जाए या आए दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ चाहे जाए या आए दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होगा, यही लिखा हुआ है। ओके, यस। रिलेटिव मोशन इसको अगले दिन करते हैं, ठीक है? रिलेटिव मोशन इसको अगले दिन करते हैं, आज यहीं तक कंप्लीट रखते हैं। जितना आप पढ़े हो अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार और। हमको नहीं लगता अगर आप सही सही समझे हैं तो बस 5 मिनट 10 मिनट एक बार पलट लीजिएगा, फटाफट स्लाइड्स देख लीजिएगा। हम भेज देंगे थोड़ी देर के बाद, आज नहीं कल भेजेंगे, ठीक है? एक बार देख लेना, बहुत सारी चीजें है ना एडअप हो जाएंगी। अपना जो नोट शूट्स बनाते हो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसमें अच्छे से रख लेना। ओके, यस यस। नेक्स्ट स्टेज से और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्लास हर दिन है ना होते रहेगा, जल्दी जल्दी निकलेंगे और बहुत कुछ अब ऐड करते जाएंगे। इस क्लास का मेन थीम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखना है और कंपटीशन के लिए भी आपको है ना फिर से साइकोलॉजिकली तैयार करके वैसे ले चलना है, ठीक है? तो थोड़ा एनर्जी के साथ काम पे लगना। नहीं, अगला दिन प्लान होगा केमिस्ट्री का, फिर अगले दिन प्लान होगा मैथ्स का। ओके, यस सर। फिर बायो जैसे है वैसे चलते रहेगा। ओके, आप खाली फिजिक्स कैसे पढ़ के निकाल लीजिएगा, कुछ भी सब पढ़ना, ठीक है? सर आज का क्लास का पीडीएफ मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन कल भेज देंगे, आज थोड़ा लेट हो गया, कल भेज देंगे। ओके ओके सर। चलो ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। बस सर। गुड नाइट सर।